आज वाराणसी में सुनने को मिलेगी प्रियंका गांधी की गर्जन। कृषि कानून का उठा सकती है मुद्दा। कल से 3 कृषि कानून बिल को लेकर किसान करेंगे बड़ा प्रदर्शन। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन का है प्लान। आज होगी मां के 5वें रूप की पूजा। मां स्कंद के नाम से जाना जाता है मां के इस रूप को। मॉनसून की विदाई के बाद अब प्रदूषण ने पसारे पैर। केजरीवाल ने ठहराया पराली को जिम्मेदार। बॉम्बई हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा पेंशन योजना के दस्तावेजों को खारिज करना है गलत। दिल्ली में मॉनसून की विदाई के साथ प्रदूषण की चादर फैलनी शुरू हो गई है। प्रदूषित तत्व धीरे धीरे हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे एनसीआर की हवा जहां खराब श्रेणी में पहुंच गई है, वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के नजदीक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को माना कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने पराली के धुएं को जिम्मेदार बताया है। साथ ही पड़ोसी राज्यों से अपील की है कि वे पराली के निपटारे के लिए दिल्ली की तरह अपने किसानों की मदद करें, जिससे किसानों को पराली जलाना न पड़े। उधर सीपीसीबी के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसतन वायु स्तर गुणवत्ता 171 रहा है। इसके अलावा एनसीआर में नोएडा को छोड़कर सभी शहरों की हवा खराब श्रेणी के नजदीक आ गई है। नोएडा का AQI 188 रहा, वहीं फरीदाबाद का 221, गाजियाबाद का 235, ग्रेटर नोएडा का 223 और गुरुग्राम का 206 AQI दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ जगहों पर आग की वजह से PAM 10 तत्व के साथ चल रही है। इससे वायु गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिनों के भीतर दिल्ली की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की जाएगी। बीते 24 घंटे में हवा में PAM 10 का स्तर 184 और PAM 2.5 का स्तर 76 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ साथ एंटी डस्ट कैंपेन को लॉन्च किया गया है। वहीं सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना भी तैयार की है। हिंदू धर्म में नवरात्रे का बहुत अधिक महत्व होता है। आज 10 अक्टूबर को 5वीं नवरात्रे है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम रूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों को पुत्र के समान प्यार करती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियां दूर और सकारात्मक शक्तियां शरीर में प्रवेश करती हैं। मां का स्मरण करने से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान 11 अक्टूबर को शहर में प्रदर्शन करेंगे और 18 अक्टूबर को देश में रेल को रोकेंगे, जिसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे किसान संगठनों ने रणनीति बनाई है। किसान सभा के प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने बताया कि सरकार ने अभी तहसील पर खराब का आंकलन नहीं किया है। इस मोर्चे की मांग है कि प्रत्येक किसान और खेत के मजदूरों को 1 लाख रुपए और प्रति एकड़ 50,000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले। प्रेस सचिव सूबे सिंह बूरा ने बताया कि जिस तरह हिसार को बंद किया गया था, ठीक उसी तरह पूरी रेल सेवा बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड के मामले में दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन को और बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करेंगी। प्रियंका की प्रस्तावित रैली वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। रैली में पहले वो शक्तिपीठ मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में पूजा करेंगी। इस रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। प्रियंका ने अपनी रैली कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे का शीर्षक बदलकर किसान न्याय रैली चलो बनारस कर दिया है। इसी के साथ लखीमपुर खीरी की घटना और किसानों के मुद्दों को यूपी में छोड़कर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी चुनाव शंखनाद करेंगी। इससे पहले शनिवार को नवरात्रे के दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको दुर्गा अवतार वाला पोस्टर निकाला, जिसमें प्रियंका ने मां दुर्गा का रूप ले रखा है, जिसमें लखीमपुर खीरी घटना के लिए संदेश दिए, जिसके बाद इस तस्वीर को लेकर बवाल हो गया है। बॉम्बई हाईकोर्ट ने स्वतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन योजनाओं को दस्तावेजों या देरी से आवेदन के कारण को खारिज करने को गलत बताया है। अदालत ने कहा कि अगर यह योजना ऐसे लोगों की मदद और सम्मान की इच्छा के लिए पेश की गई है तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से दस्तावेजों की कमी या देर से आवेदन के कारण दावे को
खारिज करना गलत है। जस्टिस उज्ज्वल बुनई और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को स्वतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों तक पहुंचाना चाहिए और उन्हें योजना का लाभ देना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के आवेदन का इंतजार करना चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह स्वतंत्र सेनानी की 90 वर्षीय विधवा को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के तहत पेंशन देना शुरू करे। यह आदेश रायगढ़ जिले की रहने वाली शालीन की ओर से दायर एक याचिका पर दिया गया। इसमें उन्होंने मांग की योजना का लाभ उन्हें दिया जाए क्योंकि उनके दिव्यांग पति लक्ष्मण एक स्वतंत्र सेनानी थे। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने याचिका पर अपने हलफनामे में दावा किया था कि याचिकाकर्ता पेंशन के लिए अपात्र थी क्योंकि उनके मूल्य कारावास प्रमाण पत्र को जमा नहीं किया था, जो एक अनिवार्य दस्तावेज है। सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन के लिए दावा देर से दायर किया गया था। हालांकि अदालत ने कहा कि इस तरह के आवेदन के लिए एक सख्त समय सीमा नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि चीजों की प्रकृति में पात्रता के प्रमाण के लिए एक सख्त समय सीमा का निर्धारण अपमानजनक है। अगर यह योजना स्वतंत्र सेनानियों और उनके परिवार के लोगों की सहायता और सम्मान करने की सच्ची इच्छा के साथ शुरू की गई है, तो ऐसे दावे के खिलाफ समय सीमा निर्धारण करना सही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। ठाकरे सरकार ने सभी सरकारी और म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 1.21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में अव्वल रहा था। जब कोरोना संक्रमण पीक पर था, यहाँ सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। देश में सबसे अधिक मौत भी इसी राज्य में हुई है। हालांकि वर्तमान में केरल में ही सबसे अधिक केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति पहले के मुकाबले काफी सुधरी है। बता दें, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौत कोरोना महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत में 1 मार्च 2021 से माना जाए तो उसके बाद से करीब 2.90 लाख मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1 मार्च 2021 से पहले यानी पहली लहर में देश में कोरोना से 1.57 लाख से अधिक मौत दर्ज की गई थी। देश में अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा करीब 1.39 लाख मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटियों की ओर से अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा कराए गए 4,169 करोड़ रुपए 24% ब्याज के साथ दिलाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल मुकदमा दायर किया है। यह अनुच्छेद किसी राज्य को केंद्र के खिलाफ विवाद के मामलों में सीधा शीर्ष अदालत में जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2014 को जारी अपने आदेश में केंद्र सरकार की ओर से 14 जुलाई 1993 से 31 मार्च 2021 के बीच किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन अवैध और मनमाना करार दिया था। अदालत ने सितंबर 2014 में 42 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि यह फैसला 31 मार्च 2015 से प्रभावी होगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 42 कोयला ब्लॉकों के पूर्व आवंटियों को खनन किए गए कोयले पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में 295 रुपए टन के हिसाब से भुगतान करने का आदेश दिया था। इन 42 ब्लॉकों में से 8 ब्लॉक छत्तीसगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुमीर सोडी ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से 4,169 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को 24% ब्याज के साथ हस्तांतरित करने के लिए कानून रूप से बाधित है। ISCCM ने शनिवार को केंद्र सरकार से कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना का हवाला देते हुए प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पूरी तैयारी रखने का आग्रह किया है। ISCCM ने सरकार से गुजारिश की है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ क्रिटिकल केयर यूनिटी स्थापना की जाए। अपने 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर ISCCM ने निकट भविष्य में भारतीय चिकित्सकों को नैदानिक अनुसंधान में सबसे आगे रखने के प्रयास के साथ 2 दिवसीय शोध सम्मेलन का आयोजन किया। सत्रों के दौरान अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट के महत्व पर प्रकाश डाला, जो मरीजों की विपरीत हालात में बचाने में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। इसमें कुशल और तकनीकी रूप से अपडेट सुविधाओं की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। चिकित्सक जगत ने कोविड योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिनका जीवन महामारी से लड़ाई के दौरान बीच में खत्म हो गया। इनके परिवारों को पूरी मदद देने का संकल्प जताया गया।
कर्मियों को प्रशिक्षित करने और कौशल विकास पर जोर देने के अनुसार इस सत्र में चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, नर्सों और कर्मियों को प्रशिक्षित करने और कौशल विकास पर जोर बयान के अनुसार इस सत्र में चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सों और तकनीशियनों सहित 450 से अधिक लोगों ने भाग लिया। चूँकि ISCCM के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गोविल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य क्रिटिकल केयर मेडिसिन के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान का प्रसार और कौशल विकास है, इसलिए हमारा पहला काम क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सभी डॉक्टरों को नए विचारों के लिए एक मंत्र प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि देश में क्रिटिकल केयर वैज्ञानिकों, नर्सों की भारी कमी को देखते हुए ISCCM कर्मियों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरी कौशल के अंतराल को पटाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर DDAL ने अपने उपभोक्ताओं को मैसेज कर गुजारिश की है कि वह संभल कर बिजली खर्च करें। टाटा पावर ने यह मैसेज इसलिए किया है क्योंकि देश इस वक्त कोयले की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते बिजली के उत्पाद में आने वाले दिनों में परेशानी होगी। वहीं अब दिल्ली सरकार ने भी राजधानी पर मंडरा रहे दिल्ली संकट के बारे में संज्ञान लिया है। कोयले की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से दखल की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो सकता है। मैं खुद पूरी स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हूँ। हम इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस मामले पर ऊर्जा मंत्री सत्यजैन ने कहा कि इसमें राजनीति की संभावना देख रही है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन संकट के समान ही मानव निर्मित संकट जैसा लग रहा है। हमारे पास हमारी आवश्यकता से 3.5 गुना अधिक उत्पादन क्षमता है। इसके बावजूद हम बिजली का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। एक तरफ पर उत्पादन प्लांट अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चल भी नहीं रहे हैं, तब भी कोयले की कमी हो रही है। पूरे देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले बहुत ही कम बचा है। दिल्ली को जिन प्लांटों से बिजली आती है उनमें केवल 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कोयला बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार से अपील है, रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर कोयला जल्द पहुंचाया जाए। बता दें, दिल्ली में उत्पादन में रुकावट आने से बिजली की सप्लाई में भी दिक्कत आएगी, जो अंततः उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के रूप में झेलनी होगी। ऐसे में टाटा पावर ने अपने ग्राहकों से संभालकर बिजली खर्च करने का कहा है, ताकि कमी होने पर भी 24 घंटे आपूर्ति हो सके।